Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is Commerce Classes. My name is Shushmita and our today's topic is टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये एक इनकम टैक्स का पार्ट है, आप सबको पता है, और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक में से क्वेश्चंस हर जगह में से आते हैं। चाहे आप ग्रेजुएशन में कर रहे हो, चाहे मास्टर्स में है, चाहे आपका नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम है, हर जगह आपको ये क्वेश्चंस यूज़ होते हैं आपके। अब हम बात करते हैं कि टीडीएस कौन डिडक्ट करता है और किन अमाउंट पे हमें ये टीडीएस हम डिडक्ट कर सकते हैं। अब दो पर्सन हैं, जैसे आप सैलरी वाले पर्सन हो, सपोज करो कि आप गवर्नमेंट जॉब में हो और आपको सैलरी मिल रही है। आप तो एम्प्लॉई हो गए जिसको सैलरी मिल रही है, पेई हो गए आप, और आपको पेमेंट कौन कर रहा है? आपकी स्टेट गवर्नमेंट या फिर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर क्या बन गई? आपकी पेयर बन गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आपको कोई पेमेंट करेगी किसी स्पेसिफिक नेचर की, आपकी इनकम की, आपकी सैलरी की, तो उस स्पेसिफिक पेमेंट के ऊपर आपको एक स्पेसिफिक रेट पे आपको क्या पे करना पड़ेगा? कुछ अमाउंट जो आपकी गवर्नमेंट है वो डिडक्ट कर लेगी, उसे हम क्या कहेंगे? टीडीएस, दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और वो रेट कौन कौन से होंगे वो हम अलग अलग सेक्शंस के थ्रू करने वाले हैं। क्लियर? अब आपका अमाउंट डिडक्ट हो गया। अमाउंट डिडक्ट होने के बाद आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेगी? उस अमाउंट को एक गवर्नमेंट के अकाउंट में, एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट के अकाउंट में क्या करेगी? डिपॉजिट करवा देगी। दूसरी चीज़, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी XYZ पर्सन एक रिटर्न फाइल करेगा, और किस हिसाब से करेगा? वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेगा। क्लियर? जो टीडीएस का अमाउंट उसने डिडक्ट किया था उसी के बेस पे वो एक टीडीएस रिटर्न भी फाइल करेगा, और वो भी क्वार्टरली। तीसरी चीज़, वो एक टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करेगा। किसे इशू करेगा वो टीडीएस सर्टिफिकेट? आपको, मतलब एज अ एम्प्लॉय आपको एक टीडीएस सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर। कोई डाउट तो प्लीज़ पूछिएगा। हाँ जी, दूसरी चीज़, अब आप वो टैक्स जो आपने डिडक्ट किया था एज ए एम्प्लॉयर, आप कब तक जमा करवा सकते हो, कब तक डिपॉजिट करवा सकते हो, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप डिडक्टर, आप क्या हो? एक गवर्नमेंट हो। अगर आप क्या हो? एक गवर्नमेंट हो, तो आप दो तरीके से कर सकते हो। पहली चीज़, आप विदाउट चालान, और दूसरा विद चालान। विदाउट चालान के अंदर आपको सेम डे टीडीएस क्या करना पड़ेगा? डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। और विदाउट चालान के केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ऑन और बिफोर 7th डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द एंड ऑफ द मंथ। क्लियर? आपका जो ये मंथ एंड होगा उसके 7 दिन या उसके 7वें दिन तक आपको वो चीज़ क्या करनी पड़ेगी? डिपॉजिट अमाउंट जो है डिपॉजिट करवा देना है। आई होप क्लियर। लेकिन अगर आपकी गवर्नमेंट जो है वो क्या है, आपका डिडक्टर जो है अदर देन गवर्नमेंट है, तब आप क्या करोगे? उसमें भी सेम दो केस बनते हैं। पहला केस सुनिए, अगर आपका कोई भी मंथ है एक्सेप्ट मार्च कोई भी मंथ है, तो आप अगले महीने के विदिन 7 डेज, जब भी आपका वो मंथ एंड होगा उसके अंदर अंदर, महीना ख़त्म होने के 7 दिन के अंदर अंदर आपको वो अमाउंट जो है डिपॉजिट करवा देना है। अगर आपने टीडीएस कब डिडक्ट किया? मार्च में, या आपने पेमेंट कब की? मार्च में, तो आप कब तक डिपॉजिट करवा सकते हो? दैट इज़ 30th अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर। नेक्स्ट असेसमेंट ईयर जो भी होगा उसकी 30 अप्रैल तक आप क्या कर सकते हो? उस चीज़ को डिपॉजिट करवा सकते हो। क्लियर? हाँ जी, अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्वार्टरली जो रिटर्न फाइल करने की बात हुई थी, आप उसके अंदर कौन कौन से फॉर्म यूज़ करोगे। अगर आपको सैलरी के अकॉर्डिंग अगर आप यूज़ कर रहे हो, अगर आपकी पेमेंट सैलरी के रिगार्डिंग हुई है, तो आप कौन सा फॉर्म यूज़ करोगे? फॉर्म नंबर 24Q। 24Q। लेकिन अगर आप किसी और चीज़ के लिए पेमेंट करना चाहते हो, जैसे कि किसी और चीज़ के लिए आपकी पेमेंट हुई है, किसी और चीज़ रिगार्डिंग, जैसे आपको कोई बोनस मिल रहा है, कोई विनिंग मिल रही है, कोई हॉर्स रेस से आपको इनकम हो रही है, या आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर उन सब की चीज़ें हैं तो आपको, और उस पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तो आप कौन सा फॉर्म यूज़ करोगे? फॉर्म नंबर 26Q। कौन सा यूज़ करोगे? फॉर्म नंबर 26Q। और अगर आप कोई जिसको पेमेंट मिल रही है, अगर वो कोई नॉन रेजिडेंट है, कोई फॉरेन कंपनी है, या फिर कोई
नॉट एन ऑर्डनरी रेजिडेंट है तो उसे फॉर्म नंबर 27 क्यों यूज़ करना है। क्लियर। अब टाइम लिमिट देख लेते हैं हम लोग। टाइम लिमिट कब तक आप TDS रिटर्न फाइल कर सकते हो। अगर आपका क्वार्टर 30 जून तक एंड होता है तो ड्यू डेट आपकी क्या रहेगी, 31 जुलाई। 30 सितंबर तो उससे अगले महीने का लास्ट डेट दैट इज़ 31 अक्टूबर। 31 दिसंबर है तो 31 जनवरी हो गया। 31 मार्च है तो यहाँ पे स्पेशल ध्यान देने वाली बात है कि अगर 31 मार्च है तो आप कितना यूज़ करोगे, 31 मई तक यूज़ करोगे। इट मीन्स कि 31 मई कब आएगी, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। क्लियर गाइस, आई होप यहाँ तक क्लियर। चलिए जी, अब हम आगे देखते हैं सेक्शन 192A। अगर आपने प्री मेच्योर विड्रॉल करवा लिया कहाँ से, रिकॉग्नाइज्ड, जस्ट 1 सेकेंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, कहाँ से किया आपने, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से। क्लियर। अगर आपने ये चीज़ यूज़ की है तो, और अगर आपने अमाउंट जो निकाला है, जो आपको पेमेंट मिलने वाली है वो 50,000 उससे ज़्यादा है, तो उस केस में आप क्या करोगे, आपको TDS कितना डिडक्ट करना है, दैट इज़ 10% डिडक्ट करना है। क्लियर। और अगर जो एम्प्लॉई है वो पैन कार्ड ना दे पाए, करेक्ट पैन कार्ड नहीं दे पाया, तो आप कितना टैक्स रेट और लगा सकते हो, TDS कितना डिडक्ट कर सकते हो, दैट इज़ 30%। क्लियर। 192 सेक्शन 192A क्या कह रहा है कि अगर आप अपना रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से, आप अपना रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से प्री मेच्योर, अपने मेच्योर नहीं हुई है वो, उससे पहले ही अपना पेमेंट निकलवा रहे हो, और उस पेमेंट जो है आपकी, जो अमाउंट है वो 50,000 या उससे ज़्यादा है, तो आपको TDS कितना डिडक्ट होगा, 10% आपका डिडक्ट होगा। और अगर आपने पैन कार्ड नहीं डाला है, तो आपने पैन कार्ड गलत दिया है, तो आपका TDS कितना कट हो जाएगा, दैट इज़ 30%। आई होप यहाँ तक क्लियर। कोई डाउट तो प्लीज़ पूछिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। अब इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ के दो पार्ट्स हैं, बट आप ये जो पार्ट है उसे ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी भी है ये। अगर कोई पर्सन जो क्या है, रेजिडेंट है, क्या है, रेजिडेंट है, और कोई इनकम उसे मिल रही है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ के थ्रू, तो उसका क्या डिडक्ट किया जाएगा, हमें TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। किस रेट से, 10% के हिसाब से। क्लियर। अब हम TDS किन किन केसेस पे डिडक्ट नहीं करेंगे, अब वो चीज़ देख लेते हैं। अगर हमने इंटरेस्ट पे किया हो किसी इंश्योरेंस कंपनी को, किसी इंश्योरेंस कंपनी को हम इंटरेस्ट पे करें। दूसरी चीज़, अगर इंटरेस्ट हमें किस चीज़ के लिए मिल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अगर मिल रहा है, या सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, उन केसेस में हम क्या करेंगे, TDS हम डिडक्ट नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, अगर आपका इंटरेस्ट किस पे मिल रहा हो, आपको ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स में मिल रहा हो, तब भी हम TDS डिडक्ट नहीं करेंगे। अगर आपने लिस्टेड सिक्योरिटीज़ है, इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज़, तो और वो सिक्योरिटीज़ डीमेट अकाउंट में अगर होल्ड की गई हैं, तो उस पर भी हम TDS डिडक्ट नहीं करेंगे। क्लियर। अब फाइनल सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है, अगर कोई पब्लिक कंपनी है, उसने सिक्योरिटीज़ इशू कर रखी है पब्लिक को, और उसे इंटरेस्ट पे करना है, और आप पे किसे कर रही है वो कंपनी, किसी इंडिविजुअल को या फिर किसी HUF को, किसे पे कर रही है वो, किसी इंडिविजुअल को या फिर किसी HUF को अगर पे करती है, और वो किस तरीके से पेमेंट करी है, अकाउंट पे चेक से, किसी चेक के थ्रू अगर पे करी है। दूसरी चीज़, उसका अमाउंट अगर 5,000 से ज़्यादा नहीं है, इंटरेस्ट का अमाउंट 5,000 से ज़्यादा नहीं है, तब भी आप क्या है, TDS नहीं डिडक्ट कर पाएंगे। अब ये सोचिए कि आप डिडक्ट कब कर पाएंगे, अगर आपने इंटरेस्ट जो पेमेंट की है किसी और मेथड से की है, बाय कैश पेमेंट की, बाय बैंक मेथड यूज़ किया, कुछ और मेथड यूज़ किया, या फिर जो इंटरेस्ट का अमाउंट था वो 5,000 से क्या था, ज़्यादा था, तब आप क्या करोगे, क्या करोगे, TDS डिडक्ट करोगे। और किस रेट के हिसाब से करोगे आप, 10% के हिसाब से करोगे। क्लियर।
आई होप यहाँ तक क्लियर। अगर कोई डाउट तो प्लीज़ पूछेगा, हम रिपीट भी करेंगे। एक बार फिर से समरी बता देती हूँ। सेक्शन 193 क्या कहता है कि कोई भी सिक्योरिटी पे जब हमें इंटरेस्ट मिलता है और इस इंटरेस्ट पे हमें क्या करना पड़ता है, TDS डिडक्ट करना पड़ता है। और वो TDS आप तभी डिडक्ट कर पाते हो तब आपने वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेजिडेंट, अगर आपने किसी रेजिडेंट इंडिविजुअल या HUF को क्या किया है, सिक्योरिटीज़ पे इंटरेस्ट एज इनकम आपने प्रोवाइड की है, तब आप 10% के हिसाब से अमाउंट डिडक्ट करेंगे। और अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का है या स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी और उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तब आप TDS डिडक्ट नहीं कर सकते। किसी इंश्योरेंस कंपनी को पे करना है तब भी नहीं कर सकते। ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स पे भी नहीं कर सकते। इवन लिस्टेड सिक्योरिटीज़, और अगर वो सिक्योरिटीज़ डीमेट अकाउंट में है तब भी आप नहीं कर सकते। क्लियर। बेसिक कंडीशंस क्या हैं कि अमाउंट कितना होना चाहिए, 5,000 से ज़्यादा, और पेमेंट बाय एनी मेथड एक्सेप्ट अकाउंट पे चेक। क्लियर। तभी आप क्या कर पाओगे, इंटरेस्ट पे TDS जो है डिडक्ट करवा पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। क्लियर। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हम रिपीट करने के लिए रेडी हैं। हाँ जी। अब नेक्स्ट चीज़ क्या कहता है, सेक्शन 194 दैट इज़ पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू रेजिडेंट। अगर आप किसी रेजिडेंट पर्सन को एक कंपनी डिविडेंड पे करती है, उस केस में क्या होगा। पहले तक ये सेक्शन एप्लीकेबल था, लेकिन अकॉर्डिंग टू फाइनेंस एक्ट 2018 अब ये एक्ट जो है एप्लीकेबल नहीं है। अब इस एक्ट के लिए, क्योंकि जितना भी आपका डिविडेंड है वो सब किसके अंदर आने लग गया, सेक्शन आपका 115O के अंदर आने लग गया, और उसके अकॉर्डिंग जितना भी डिविडेंड है उस सब के ऊपर कोई भी TDS का डिडक्शन नहीं होगा। इसलिए अब सेक्शन 194 इनऑपरेटिव हो गया है। आई होप क्लियर। कोई दिक्कत तो प्लीज़ पूछिएगा। हाँ जी। नेक्स्ट सेक्शन हमारा क्या है, 194B। अब वो क्या कहता है, अगर आपको किसी लॉटरी से या फिर क्रॉसवर्ड पजल से आपको क्या मिल रहा है, किसी विनिंग का अमाउंट अगर आपको मिल रहा है तो, और वो अमाउंट 10,000 से ज़्यादा है, तो आपको TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। किस रेट के हिसाब से, 30% के हिसाब से। आपको याद हो तो हम इनकम टैक्स में अदर सोर्सेज हेड के अंदर जब हम ये पढ़ते थे, विनिंग फ्रॉम लॉटरी या विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, उन सब के अंदर जब हम पढ़ते थे तो आपको पता है कि डायरेक्ट स्लैब रेट लगता था, फिक्स रेट लगता था, दैट इज़ 30%। और सेम वही रेट हम TDS के लिए यूज़ करते हैं, कितना, 30%। अब सिर्फ एडिशनल कंडीशन क्या होगी है कि आपका अमाउंट कितना होना चाहिए, 10,000 या उससे ज़्यादा। कितना, 10,000 से ज़्यादा। आई होप क्लियर यहाँ तक। हाँ जी। अब दूसरी चीज़ ये क्या कहता है कि चाहे आपने पेमेंट कैश में की हो, चाहे पार्टली कैश या पार्टली आपने काइंड में की हो, और जो कैश में जो आपने पेमेंट की थी वो सफिशेंट नहीं है अमाउंट TDS डिडक्ट करने के लिए, तो जिस पर्सन को वो पेमेंट करनी है लॉटरी की या फिर जो विनिंग का अमाउंट है वो पेमेंट करने से पहले उसको ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि उस विनिंग पे जो है उस पर्सन ने टैक्स पे कर दिया। अब सपोज करो कि A पर्सन और B पर्सन है, दो पर्सन है कि कौन कौन से, A एंड B पर्सन है। अब A क्या कर रहा है, इसका बिजनेस है कार्ड गेम का, और B क्या कर चुका है, 15,000 रुपये जीत चुका है। अब ये 15,000 पे उसने क्या किया कि 5,000 तो उसने किस में दिया, कैश में दिया, और 8,000 उसने बैंक में ट्रांसफ़र किया, और 2,000 का उसने क्या कर दिया, गोल्ड दे दिया उसे या सिल्वर दे दिया, कुछ भी किया। अब टोटल तो 15,000 हो गए उसके। अब कैश के जो पेमेंट वो कर रहा है वो 10,000 से ज़्यादा नहीं है, तो वो TDS के अंदर नहीं आ सकता। अगर वो TDS के अंदर नहीं आ सकता तो A पर्सन को किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि B वो पेमेंट A उसे तभी पेमेंट करेगा कि B ने क्या कर दिया है, इस पूरे 15,000 रुपये क्या कर दिया है, टैक्स पे कर दिया है। क्लियर। तभी आप क्या कर पाओगे, TDS आप इस पर डिडक्ट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप क्या करोगे, आपको ये चीज़ चेक करनी है, इंश्योर कर देनी है, आप विनिंग का अमाउंट तभी रिलीज़ करोगे जब वो इस पर क्या कर चुका हो, टैक्स पे कर चुका हो। क्लियर। आई गेस सबको क्लियर हो गया यहाँ तक। हाँ जी। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा, और ये लास्ट सेक्शन है हमारे आज की वीडियो का,
सेक्शन 194 BB। अब 194 BB किसके लिए है? TDS ऑन विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेसेस। सेम वही चीज़ है, अगर कोई पर्सन एज अ बुक मेकर है या फिर कोई पर्सन जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट मिली हुई है या लाइसेंस मिला हुआ है किसी भी तरीके की हॉर्स रेस करवाने का या उन्हें रखने का, किसी भी तरीका कुछ भी है, या फिर बेटिंग करने का हॉर्स रेसेस पे, तो उस केस में क्या होगा, अगर वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है किसी भी इनकम को पे करने के लिए, हॉर्स रेस के विनिंग का अमाउंट है वो पे करने के लिए, तो सेम कंडीशंस होंगी जो 194 में हमने यूज़ की थी। कौन कौन सी? कि 10,000 का अमाउंट होना चाहिए उसका। कितना अमाउंट होना चाहिए उसका? 10,000 का अमाउंट एक्सीड करना चाहिए। दूसरी चीज़, जो रेट, जिस रेट से वो TDS डिडक्ट करेगा वो कितना होना चाहिए उसका? 30% होना चाहिए। सेम चीज़ जो हमने पिछले सेक्शन में पढ़ी, पिछले सेक्शन में हमने क्या पढ़ा था? सेम चीज़ कि उसका अमाउंट कितना होना चाहिए? 10,000। और दूसरी चीज़ क्या पढ़ी थी कि TDS का अमाउंट कितना होगा आपका? 30%। हॉर्स रेस के केसेस में भी अब आप क्या है, सेम चीज़ यूज़ करने वाले हैं। सेम चीज़ क्या है हमारी कि अमाउंट हमारा 10,000 से ज़्यादा, और रेट हमारा 30%। आई होप क्लियर। 194B एंड 194BB की कंडीशन सेम है, बट टाइटल दोनों का अलग है। गाइज़, अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट सेशंस के लिए हम फिर से मिलेंगे आज शाम को। आपको फिर से इसी से रिलेटेड इसका सेकंड पार्ट आपको मिल जाएगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय चैनल। सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमारे चैनल को, दैट इज़ कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।